चलो आ जाओ जल्दी से। हाँ चलो देखो, अभी इधर हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो बात की है SN1 रिएक्शंस की। SN1 और SN2 रिएक्शंस देख रहे हैं हम। SN1 रिएक्शंस क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज यूनिमोलिकुलर, या हमने उसे बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होती है और मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस क्या होती है। रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जा रहे हैं उसे कहते हैं हम, दैट इज द मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस। और ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कितने मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है या कितने मॉलिक्यूल डिसाइड कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, उसे कहते हैं हम दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, सारी कंडीशन देख चुके हैं हम SN1 रिएक्शंस के लिए। आज बात करने वाले हैं हम दैट इज SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शंस क्या होती है? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने बताया था आपको कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टोटल 4 टाइप है। पहला है SN1, दूसरा है SN2, तीसरा है SNI और चौथा है बेटा SNGP, SNNGP, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लेकिन कौन सा? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या होता है? रिएक्शंस के दौरान क्या होता है, लिविंग ग्रुप बाहर निकलते हैं, उसके जगह पे कौन आता है? इनकमिंग ग्रुप आता है। आता है कि नहीं आता है? लिविंग SN1 रिएक्शन में क्या हुआ था? लिविंग ग्रुप अच्छा था। लिविंग ग्रुप क्या था? अच्छा था, गुड लिविंग ग्रुप था, तो चुपचाप निकल के चला गया वहां से। तो इनकमिंग ग्रुप आने वाला जो ग्रुप था बेटा, उसे कुछ स्ट्रांग होने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, वो आराम से उसे जगह खाली देखी, चुपचाप जाके आके बैठ गया यहाँ पे। समझ में आ गई बात? तो हमने बोला था कि SN1 रिएक्शंस में वीक न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड है, वीक न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड है। आज बात करेंगे SN2 रिएक्शंस में। SN2 रिएक्शंस में क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। क्यों बनना पड़ता है? क्योंकि बैड लिविंग ग्रुप जुड़े होते हैं। अब बैड लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं, बेसिसिटी क्या होती है उनकी, या फिर उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है। हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे तो कैसे प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे तो क्या इंपैक्ट होगा, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट कर दे फिर अभी। चलिए देखिए इधर अभी अब बात करने वाले हैं हम दैट इज द SN2 रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस? SN2 रिएक्शंस। क्या हो गया? हाँ रहने दो ना, रहने दो ना, उसमें क्या हो रहा है। चलिए इधर देखिए आप। हाँ, सो दैट इज द नेक्स्ट रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज द विच रिएक्शंस? SN2 रिएक्शंस। अब SN2 का मतलब क्या होता है? इधर देखिए आप कि ये जो SN2 है, इस SN2 का मतलब क्या होता है? ये 2 का मतलब होता है बायोमोलिकुलर। 2 का मतलब क्या होता है? बायोमोलिकुलर। तो इधर देख लीजिए आप, दैट इज बायोमोलिकुलर। ये क्या हो जाएगा? बायोमोलिकुलर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब देखो, जैसे हमने SN1 के लिए कहा कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लाइक दैट उसी तरीके से SN2 जो रिएक्शंस है वो कौन सी रिएक्शन है? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है? देखिए, हमें ये तो पता है ना, इसमें होता क्या है कि हमारे पास में एक कार्बन है। देख लीजिए आप, ये कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा? 3 बॉन्ड बना रहा है। इस तरीके से ये 3 बॉन्ड बना रहा है। नजर आ रहे हैं आपको? ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 बॉन्ड बन गए। और एक बॉन्ड तो उसका किसके साथ में होगा? दैट इज लिविंग ग्रुप के साथ में। किसके साथ में होगा? लिविंग ग्रुप। जो ये ग्रुप निकलना चाहता है, ये ग्रुप यहां से जब निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो ग्रुप है लिविंग ग्रुप जिसे कह रहे हैं हम, वो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी ना। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई Cl होगा या Br होगा बेटा, तो इसके ऊपर, या फ्लोरीन होगा तो इसके ऊपर तो लोन पेयर होगी ना कुछ इस तरीके से। और होगी कि नहीं होगी? जैसे कि हमने क्लोरीन अगर ले लिया तो इसके ऊपर क्या होगी? लोन पेयर होगी। तो जो आने वाला जो ग्रुप है उसे कहते हैं हम दैट इज न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। यह है इनकमिंग ग्रुप। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो लिविंग ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। और ये जो न्यूक्लियोफाइल आने वाला है ये भी तो इलेक्ट्रॉन रिच ही होगा ना बेटा, ये भी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो आप मुझे बताइए, क्या इस तरीके का अटैक पॉसिबल है यहाँ पे? नहीं पॉसिबल है। क्या यहाँ पे फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल है? नहीं है। क्योंकि ये जो है, ये जो न्यूक्लियोफाइल का जो फ्रंट साइड अटैक जो हो रहा है या फ्रंट साइड अप्रोच हो रहा है बेटा, ये पॉसिबल है क्या यहाँ पे? नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रीच है और ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रीच है। तो ये दोनों आपस में एक में को क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे। ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मतलब यहां पे क्या होने वाला है? रिपल्शन होने वाला है। और ड्यू टू रिपल्शन, इस रिपल्शन की वजह से यहां पे फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल है क्या? नहीं। तो मैं लिख दूं यहां पे, ड्यू टू रिपल्शन फ्रंट साइड अटैक। फ्रंट साइड क्या बोलेंगे आप यहां पे? फ्रंट साइड अटैक। किसका अटैक? बोलो, कौन अटैक कर रहा है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट पॉसिबल, इट नॉट पॉसिबल। तो देखो यहां पे सारी बातें आपको लिख के बता रहा हूं यहां पे
कि यहां पे फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, दोनों आपस में बेटा एक में सामने से या फ्रंटली अप्रोच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो रिपेल कर जाएंगे। इसलिए SN2 रिएक्शंस में फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से यहां पे क्या करना पड़ता है, हमें जो है न्यूक्लियोफाइल का कौन सा अटैक कराना पड़ता है बेटा? दैट इज बैक साइड अटैक कराना पड़ता है। न्यूक्लियोफाइल का कौन सा अटैक पॉसिबल होगा यहां पे बोलो? दैट इज बैक साइड। देखो अब यहां पे बैक साइड अटैक पॉसिबल होगा, तो बैक साइड अटैक कुछ इस तरीके से होगा। कैसा अटैक होगा? दैट इज बैक साइड अटैक। कैसा अटैक होगा यहां पे? बैक साइड अटैक। फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। अब यहां पे होगा बैक साइड अटैक, और ये 100% बैक साइड अटैक की प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि यहां पे जो लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है ना, ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना चाहता है, ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना चाहता है। इस वजह से तो बेटा इसको ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोफाइल इसे पीछे से जाके टक्कर मारेगा, एट अबाउट 180 डिग्री से मारेगा। 180 डिग्री के एंगल से क्या हो जाएगा? यहां पे बैक साइड अटैक हो जाएगा। अगर बैक साइड अटैक हुआ तो देखो आगे कैसे होगा। होगा क्या? इधर देख लीजिए आप, ये अटैक तो आपको समझ में आ गया कि अटैक पॉसिबल नहीं है। अगर बैक साइड अटैक हुआ तो कुछ स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसे नजर आएगा। इधर देख लीजिए, मैं एक साथ में आपको बाद में लिख के भी बताऊंगा। इधर देखिए आप कि कैसे होने वाला है। यहां पे क्या होगा? देखो बैक साइड अटैक हुआ, जैसे ही बैक साइड अटैक हुआ तो ये जो होगी इसमें क्या हो रहा है बताइए? ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूटेगा, और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड क्या होगा? बनेगा। तो बॉन्ड टूटने की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है? स्लो होती है, और स्लो होने की वजह से क्या हो जाएगी? आरडीएस। क्या हो जाएगी? आरडीएस। इधर ध्यान दो बेटा, यहां पे देख लीजिए, ये जो कार्बन है, ये कार्बन के देखिए 3 बॉन्ड, ये दिख रहा है आपको, यहां पे 3 बॉन्ड, और यहां पे जो है ये कौन सा ग्रुप है? लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप से छोड़ के जा रहा है, छोड़ के जा रहा है तो क्या लेके जा रहा है? इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। अरे जब ये लिविंग ग्रुप इसे छोड़ के जाएगा तो क्या लेके जाएगा? इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। और जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा ना, इलेक्ट्रॉन क्या करके आएगा? लेके आएगा। इस दौरान देखो क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है ब्रेकिंग ऑफ सी बॉन्ड दैट इज Lg और मेकिंग ऑफ सी बॉन्ड Nu। दोनों बॉन्डिंग जो है बेटा, एक बॉन्ड जो है वो टूट भी रहा है, दूसरा बॉन्ड क्या हो रहा है? छूट रहा है। समझ में आ रही है ना बातें आपको? जुड़ रहा है दूसरा बॉन्ड। क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल के ये जो कार्बन इस हाथ से बेटा वो लिविंग ग्रुप को छोड़ रहा है, और दूसरे हाथ से क्या कर रहा है? इनकमिंग जो ग्रुप है या न्यूक्लियोफाइल से जुड़ रहा है। समझ में आ रहा है? ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है, क्योंकि इसलिए हम कहते हैं कि ये जो कार्बन है, इसमें का जो कार्बन है बेटा ये पेंटावैलेंट हो जा रहा है। दिख रहा है आपको? कैसे हो रहा है? पेंटावैलेंट। अरे देखिए ना आप, ये कार्बन कैसे हो रहा है? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं? यहाँ पे टोटल 5 बॉन्ड बनाए हैं। कितने बॉन्ड बनाए हैं? 5 बॉन्ड। समझ में आ रहा है? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब बेटा साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग एंड मेकिंग हो रहा है तो उस दौरान ये कार्बन प्लेनर होता है। कैसे होता है? प्लेनर। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। अगर प्लेनर नहीं हो रहा है तो उसे SN2 रिएक्शन नहीं कहते। अगर कार्बन ड्यूरिंग SN2 रिएक्शंस अगर प्लेनर नहीं हो रहा है तो हम उसे SN2 रिएक्शन ही नहीं कहते। तो SN2 रिएक्शन में मजबूरी है बेटा, कार्बन को क्या होना पड़ेगा? प्लेनर होना पड़ेगा। ये वाला जो कार्बन है बेटा, यहां पे इस वाले कार्बन को क्या होना पड़ेगा? प्लेनर। प्लेनर का मतलब क्या होना पड़ेगा बेटा? दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज होना पड़ेगा। तो ये बात आप दिमाग में रखिए कि जब साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग एंड मेकिंग होता है बेटा, बॉन्डिंग का दिख रहा है ना आपको कि ये बॉन्ड टूट रहा है, दिस बॉन्ड शुड बी ब्रेक। दिस मैं लिख दूं कि यहां पे, इधर देख लीजिए, ये बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा? ये देख लीजिए, ये बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। और ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या हो रहा है? बोलो यहां पे, दिस बॉन्ड शुड बी फॉर्म। ये बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। ये बॉन्ड क्या हो रहा है? टूट रहा है। समझ में आया? ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड क्या हो रहा है? बंध रहा है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये जो कार्बन है ये पेंटावैलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? पेंटावैलेंट। और दूसरी बात कि ये क्या होता है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइज मतलब क्या हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम, दैट इज व्हिच रिएक्शन? SN2 रिएक्शन। आपको बात समझ में आ रही है ना कि SN2 रिएक्शन में फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो लिविंग ग्रुप है बेटा, ये वाला जो लिविंग ग्रुप दिख रहा है आपको, नजर आ रहा होगा, ये लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। तो बेटा दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो फ्रंट साइड अप्रोच नहीं कर सकता है, वहां पे होने वाला है रिपल्शन। इसलिए ये अटैक पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए कौन सा अटैक पॉसिबल होगा यहां पे बोलो? दैट इज बैक साइड अटैक पॉसिबल होगा। टोटली बैक साइड अटैक पॉसिबल होगा। मतलब समझ में आ रहा है आपको? मतलब अगर मान लीजिए ये सबस्ट्रेट अगर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। यहां पे हमने क्या लिया बेटा? इधर देखिए आप, यहां पे हमने लिया कार्बन, यहां पे देख लीजिए आप, यहां पे मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, और यहां पे लगा दिया ड्यूटेरियम, और यहां पे लगा दिया ट्रिटियम। हाइड्रोजन के आइसोटोप ही ले लिया हमने।
क्या ले लिए? हाइड्रोजन के आइसोटोप ले लिए। इधर देख लीजिए, अब आप बोलोगे कि सर ये आपने हाइड्रोजन ही क्यों लिया, यहां पे बड़ा ग्रुप क्यों नहीं लिया, बल्कि ग्रुप क्यों नहीं लिया, जैसे कि मिथाइल, जैसे कि इथाइल, जैसे कि प्रोपाइल। मुझे एक बात बताइए, यहां पे देखिए आप, ये न्यूक्लियोफाइल को यहां पे अटैक करना है, अगर इस कार्बन के इर्द गिर्द अगर क्राउडिंग होगी तो क्या आसानी से अटैक कर पाएगा ये? समझ में आ रही है ना बात में आपको? अगर समझ में आ रहा है ना आपको कि बेटा इस न्यूक्लियोफाइल को यहां पे पहुंचना है, अगर उसके चारों ओर अगर बड़े मॉलिक्यूल, बड़े एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम अगर जुड़े होंगे बेटा, तो क्या उसका वहां तक पहुंच पाना पॉसिबल हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए हमने यहां पे हाइड्रोजन लगाया। मतलब ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कैसा चाहिए? मोर क्राउडेड की लेस क्राउडेड? लेस क्राउडेड चाहिए। यहां पे क्राउडिंग नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है कि आपको? जहां पे क्राउडिंग होती है, जैसे कि आप क्या करते हो, आप बाइक या कार वगैरह चलाते हो, ट्रैफिक हो तो कैसे फंस जाते हैं आप उसमें, आसानी से निकल पाते हो क्या? नहीं बेटा। उसी तरीके से अगर ये कार्बन अगर क्राउडेड है, इसके पास में हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस समझता है ना, हिंड्रेंस का मतलब ही क्राउडिंग होता है। अगर ये कार्बन हिंडर्ड है तो न्यूक्लियोफाइल की पहुंच पाना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने यहां पे क्या किया है, छोटे छोटे एटम्स लगाए, मतलब लेस क्राउडेड है ये। क्या है? लेस क्राउडेड। अब देखो यहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल आया, दैट इज OH माइनस, यहां पे कोई जुड़ा हुआ था, जैसे कि हमने जोड़ दिया हैलोजन। क्या जोड़ दिया? हैलोजन जोड़ दिया। अब होगा क्या, ये यहां से बाहर जाएगा और ये यहां से क्या हो जाएगा? अंदर आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? दोनों बॉन्ड टूटने की और बॉन्ड बनने की जो प्रक्रिया है बेटा, बॉन्ड बनने की और टूटने की प्रक्रिया साइमल्टेनियसली होगी। बार बार बता रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? इधर देख लीजिए आप। तो होगा क्या, देखो कौन सी स्टेप होगी, बोलो? स्लो होगी। कैसी स्टेप होगी? स्लो। और क्या होगी बेटा? आरडीएस। दिख रहा है आपको? कार्बन को क्या होना पड़ेगा? प्लेनर होना पड़ेगा। देखो ये क्या है बेटा? हाइड्रोजन। ये क्या है? ड्यूटेरियम। ये क्या है? ट्रिशियम या ट्रिटियम कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? ट्रिटियम। यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है? OH का बॉन्ड बन रहा है। यहां पे OH का क्या हो रहा है बेटा? बोलो। बॉन्ड बन रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है? बोलो। हैलोजन का बॉन्ड टूट रहा है। हैलोजन का बॉन्ड टूट रहा है। एक इमेजिनरी स्टेट बनेगी ये वाली क्या बनेगी? एक इमेजिनरी स्टेट, दैट स्टेट व्हिच इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन स्टेट। इसे क्या कहते हैं? बोलो। ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट बोलते बेटा इसको? ट्रांजिशन स्टेट। और मैंने आपको बोला था ट्रांजिशन स्टेट में, सॉरी, ये क्या हो जाएगी बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है? रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है कि मैक्सिमम होती है? मैक्सिमम एनर्जी। समझ में आ रहा है ना? देखो बेटा यहां पे जो एनर्जी होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, वो क्या हो जाती है बेटा? मैक्स हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? बोलो। विच स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट। समझ में आ रहा है ना? C बॉन्ड OH बन रहा है, C बॉन्ड X क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो एक हाईली एनर्जेटिक स्टेट बनेगी, दैट हाईली एनर्जेटिक स्टेट विच इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन स्टेट। बाद में क्या हो जाएगा बेटा? बॉन्ड पूरा टूट जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा? पूरा टूट जाएगा। तो ये स्टेप कैसी होगी? फास्ट होगी। अब तो अगर फास्ट है तो क्या रेट डिटरमिनिंग होगी? नहीं ना। अगर फास्ट स्टेप है तो क्या आप इसे रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलेगी बेटा? नहीं बोलेंगे। तो देखो अब यहां पे देख लीजिए आप, यहां पे हो जाएगा OH, यहां पे हो जाएगा OH और ये कार्बन, और यहां पे क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन। यहां पे क्या होगा? ट्रिटियम या ड्यूटेरियम लिख दीजिए यहां पे, और यहां पे क्या हो जाएगा? ट्रिटियम। यहां पे क्या हो जाएगा? ट्रिटियम। समझ में आ रहा है आपको? देखो टोटली पूरा बैक साइड अटैक हुआ है। यहां पे क्या हुआ है? दैट इज बैक साइड अटैक। कौन सा अटैक हुआ है? बैक साइड अटैक। और बैक साइड अटैक होने की वजह से इसे कहते हैं इन्वर्जन की रिटेंशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या हो जाएगा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। कितने % हो जाएगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन? बोलो। 100% इन्वर्जन। क्या बोलेंगे बेटा इसे? 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। आपको बात समझ में आ रहा है? 100%। क्या यहां पे फ्रंट साइड अटैक की कोई पॉसिबिलिटी है? यहां पे फ्रंट साइड अटैक की कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। यहां पे क्या होने वाला है? 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और इस 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन को कहते हैं बेटा वॉल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? बोलो। वॉल्डन इन्वर्जन। अरे दैट 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन विच इज कॉल्ड एज द व्हिच इन्वर्जन? वॉल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसे? वॉल्डन इन्वर्जन। समझ में आ रहा है ना? सिंपल है बेटा। इधर देख लीजिए, अगर हमने क्या किया, इधर देखिए आप, हमने क्या किया, एक कोई कंपाउंड ले लिया इस तरीके से, ये है यहां, ठीक है? इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर दिया हमने, OH माइनस, दैट इज OH माइनस। हमें लेना पड़ेगा यहां पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या लेना पड़ेगा? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब बोलेंगे सर आपने पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लिया? पोलर क्यों लिया? क्योंकि देखो यहां पे OH जो है, ये OH क्या है? OH माइनस आयन है। अरे OH माइनस क्या है? आयन है ना।
अगर OH माइनस आयन है तो आपको लेना पड़ेगा ना यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि OH जो माइनस है बेटा, OH माइनस जो है वो आयंस है। आयन बोले तो क्या होता है, पोल होता है ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, तो पोलर सॉल्वेंट में ही, कौन से सॉल्वेंट में बनेंगे, पोलर सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट ही ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हैं हम, यहाँ पे पोलर, लेकिन कैसा ले रहे हैं बोलो, अप्रोटिक सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट। मैं आपको बता चुका हूं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसे कहते हैं और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट किसे कहते हैं। जब हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होगा, जैसे कि फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, जैसे कि HF में हो गया, वाटर में हो गया, अल्कोहल में हो जाए या फिर एसिड में हो जाए, तो उसे कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ना जुड़ा हो तो उसे कहते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो अब सवाल यह है कि ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पे आयन बन रहे हैं, तो आयन सिर्फ पोलर मीडियम में बनते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। अगर मैं NaCl सोडियम क्लोराइड लूं बेटा और उसे वाटर में डालूं, तभी तो वो आयोनाइज होगा, Na++Cl- में टूटेगा। क्या वो बेंजीन में डालने पे, एसीटोन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में डालने से बनेगा क्या? मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने सोडियम क्लोराइड को बेंजीन में डाल दिया या कार्बन टेट्राक्लोराइड में डाल दिया, तो बेटा वो Na++Cl- में टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा, क्योंकि वो पोलर है, पोलर में ही टूटेगा। तो हम ये बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पे आयन है, इसलिए हमने पोलर सॉल्वेंट लिया है। लेकिन अप्रोटिक क्यों लिया? अब सवाल ये है कि अप्रोटिक क्यों लिया। देखो, अब अप्रोटिक इसलिए लिया बेटा, अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते, क्या लेते हम यहाँ पे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आपको पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लिया समझ में आ रहा है क्या? पोलर क्यों लिया ये समझ में आया ना बेटा? ये आयन है, तो आयन बनने को बेटा पोलर सॉल्वेंट सपोर्ट करते, ठीक है, आयन तो बनना चाहिए ना, OH माइनस। लेकिन अप्रोटिक क्यों लिया, प्रोटिक क्यों नहीं लिया? अगर आप प्रोटिक ले लेते, जैसे कि वाटर लेते, अगर वाटर लेते तो बेटा वाटर को चारों ओर से कौन घेर लेता, सराउंड कर देता, वाटर मॉलिक्यूल। करता कि नहीं करता? हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेटेड हो जाता हम बोलते। अगर OH माइनस होता तो उसको चारों लेता बेटा, वाटर मॉलिक्यूल उसे सराउंड कर देता, सॉल्वेटेड कर देता, उसे हाइड्रेटेड बोलेंगे हम। समझ में आ रही है बातें आपको? अब मुझे बताइए, अगर वाटर मॉलिक्यूल जो OH माइनस है, अगर उसको चारों ओर से बेटा किसने घेर लिया, वाटर मॉलिक्यूल ने घेर लिया, तो वो क्या उसे यहां पे अटैक करने देगा? नहीं करने देगा ना। चारों ओर मान लीजिए, आपके चारों ओर इर्द गिर्द में आपके फैंस आ गए पूरी तरफ से, आपको जाना है उधर, कहीं जाने देंगे क्या आपको? नहीं देने के, जाने नहीं देंगे ना बेटा। लाइक दैट बेटा, अट्रैक्ट वाले होते हैं ना फैंस, रिपेल करने वाले थोड़ी ना होते हैं, ठीक है। तो इधर देखिए बेटा, इसके अट्रैक्ट करने वाले जो रहेंगे वाटर मॉलिक्यूल, क्या इसे अटैक करने देंगे? नहीं करने देंगे। अटैक नहीं होगा तो रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी। रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना? अभी क्लियर है? तो बताऊंगा आपको कौन कौन से फैक्टर है जो बेटा SN2 रिएक्शंस पे अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जो SN2 रिएक्शंस पे अफेक्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे। इधर देख लीजिए, ये बात बता रहा था मैं आपको। अब मुझे एक बात बताइए, ये रिएक्शंस हो रही है, ये किसके प्रेजेंस में हो रही है बेटा? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। किसके प्रेजेंस में हो रही है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि DMSO है, या फिर बेटा DMF है, डायमिथिल फॉर्मामाइड, या मैंने आपको बताया था DMA है, डायमिथिल एसिटामाइड, या फिर बेटा आप THF भी ले सकते हो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। समझ में आ रही बात है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, या क्राउन ईथर भी ले सकते हो, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या है बेटा? बोलो कौन से सॉल्वेंट है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। कौन से सॉल्वेंट है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। बोले तो ऐसे सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ना जुड़ा हो, उसे कहते हैं बेटा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर है? अब देखिए, यहां पे रिएक्शंस हो रही है, ये OH अटैक करेगा किसके ऊपर? इस कार्बन के ऊपर। फ्रंट साइड अटैक होगा कि बैक साइड अटैक होगा? बैक साइड अटैक होगा। जैसे ही बैक साइड अटैक होगा तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा आपको। अरे सही है ना? समझ में आ रही है ना बातें आपको? ये जो आयोडीन यहां से निकल जाएगा बेटा, और ये OH बैक साइड जाके क्या कर देगा? अटैक कर देगा, क्योंकि SN2 रिएक्शन है, क्योंकि हमने यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लिया है। समझ में आ रही है ना बातें आपको? तो यहां पे देख लीजिए आप कि यहां पे इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा, टोटली इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। इसका क्या मतलब है? अगर हमारे पास में ये जो कंपाउंड लिया है, इसका अगर R कॉन्फ़िगरेशन होगा तो बेटा इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा? S कॉन्फ़िगरेशन होगा। या फिर अगर ये S होगा तो ये क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको? 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एंड दैट 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं हम? वॉल्डन इन्वर्जन। पूछा जाता है आपको कि SN2 रिएक्शन में कौन 50% इन्वर्जन, 50% रिटेंशन, या 100% इन्वर्जन, विच इज कॉल्ड एज दी वॉल्डन इन्वर्जन। ये वॉल्डन इन्वर्जन कैसे होता है पता है? ये कैसे दिखाई देता है मॉलिक्यूल आफ्टर दी वॉल्डन इन्वर्जन?
जस्ट लाइक अम्ब्रेला ओपन इनसाइड आउट। कैसे? जैसे कि आप बारिश के दिनों में क्या हो जाता है, बारिश के दिनों में आप छाता लेकर बाहर, छतरी लेकर बाहर निकलते हो, कई बार उसके अंदर हवा घुस जाती है ना, तो ऐसी थी छतरी तो ऐसी हो जाती है, उल्टी हो जाती है, होती है कि नहीं होती है, उसे ही कहते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो बेटा देख लीजिए पूरा पूरा आप दिख रहा है कि ये आयोडीन यहां पे जुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, बैकसाइड अटैक वजह की पूरी वजह से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा मॉलिक्यूल क्या होने वाला है, इन्वर्टेड होने वाला है। क्लियर है बात? अगर ये आयोडीन अबोव द प्लेन होगा तो ये क्या चला जाएगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा। ये बिलो द प्लेन होगा तो ये क्या होगा, अबोव द प्लेन होगा। समझ में आ रही है ना बातें आपको? क्लियर है? आ रहा है सबको समझ में? सो दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज व्हिच रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन। अब देख लीजिए आप, अब SN2 रिएक्शन में एनर्जी कैसे चेंज करती है, एनर्जी कैसे चेंज करती है। अब यहां पे देख लीजिए, उसे कहते हैं हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या बोलते हैं उसे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे होगी, एनर्जी ड्यूरिंग रिएक्शन जो एनर्जी चेंज होती है बेटा वो हम बताते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से। किससे बताते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इधर देखिए ये क्या है, यहां पे देख लीजिए आप, ये मेरे पास में वाई एक्सिस है और ये है बेटा एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या लेंगे हम, बोलो, पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे क्या लेंगे, बोलो, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस। क्या लेंगे यहां पे, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इस डायरेक्शन में रिएक्शन बढ़ रही है उसे कहते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब देखो सबसे पहले रिएक्टेंट है, कोई भी रिएक्टेंट ले लीजिए आप, जैसे हमने यहां पे क्या लिया बेटा, इधर देख लीजिए आप, यहां पे लिया हमने CH3, ये देखिए यहां पे क्या ले लिया हमने, CH3X ले लिया। क्या ले लिया, CH3X। सही है ना? क्राउडेड है, क्राउडेड है या लेस क्राउडेड है, लेस क्राउडेड है। छोटे छोटे एटम्स हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उसको दिख रहा है ना आपको, बड़े एटम तो जुड़े हुए नहीं है। आपको बात तो समझ में आ रही है ना कि जिस कार्बन पे बेटा बैकसाइड अटैक करने वाला है न्यूक्लियोफाइल, वो लेस हिंडर्ड होना चाहिए, वहां पे होनी चाहिए। मतलब वो या तो प्राइमरी हो या तो सेकेंडरी हो, टर्शरी तो कभी देगा ही नहीं। क्या टर्शरी देगा, नहीं देगा, बात करेंगे उसकी भी, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे इसके ऊपर कौन अटैक कर रहा है, बोलो, जैसे कि हमने लिया यहाँ पे OH माइनस। क्या ले लिया यहाँ पे, OH माइनस। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी होगी उसकी, अरे यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगी, एनर्जी होगी। तो देखो पहले तो एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड टूट रहा है तो पहले एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी, एक एप्रोप्रिएट लेवल तक बढ़ेगी, उसके बाद में क्या कर जाएगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी। अरे सही है ना? और यहां पे बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, तो ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसे होगी ना, ये ऐसे होगी। देखो ये क्या हो रहा है बेटा, बोलो, ये क्या हो रहा है, एक्स का बॉन्ड टूट रहा है और यहां पे किसका बॉन्ड बन रहा है, बोलो, OH का बॉन्ड बन रहा है। OH का बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। दैट स्टेट व्हिच इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद में यहां पे क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। कैसे बनेगा, OH और ये CH3, OH और CH3। और दूसरी बात मैंने आपको ये बतानी है बेटा कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी का गैप है उसे कहते हैं डेल्टा H। क्या कहते हैं उसे, डेल्टा H। डेल्टा H एनर्जी चेंज बताता है कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गया, रिएक्टेंट किस में गया, प्रोडक्ट में, तो एनर्जी बढ़ गई या घट गई, बोलो बताइए, एनर्जी बढ़ी या घटी, कम हो गई, मतलब एनर्जी रिलीज हुई होगी। देखो ना, पहले एनर्जी क्या थी बेटा, ज्यादा थी, अब एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एनर्जी कम होगी इसका मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज। और कौन सी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब बाहर, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर। तो बताइए डेल्टा H लेस देन 0 है कि मोर देन 0 है, लेस देन 0। पहले पॉजिटिव थी ना बेटा, पहले क्या थी, ज्यादा थी, अब क्या हो गई, कम हो गई, तो मतलब घट गई ना, घट गई, मतलब डेल्टा H क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और डेल्टा H अगर नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे आप इसे, एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे बेटा, एक्सोथर्मिक। जिस किसी में भी पॉजिटिव होता है उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। और दूसरी बात मैंने बोला था आपको, रिएक्टेंट में और ट्रांजिशन स्टेट में जो एनर्जी का गैप होता है उसे क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जितनी ज्यादा होगी प्रोसेस उतनी स्लो होगी। सही है ना? अरे ये जो हिल बेटा जितना ज्यादा होगा, इसकी हाइट जितनी ज्यादा होगी उतनी प्रोसेस क्या होने वाली है, स्लो होने वाली है। और जितनी हाइट जाएगी फास्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना आपको? अब सवाल यह है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू ज्यादा कब होगी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा कब होगी। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोसेस, अगर ये जो हिल है बेटा, इस हिल की हाइट अगर आपने बढ़ी तो चढ़ने के लिए आपको वक्त लगेगा ना बेटा, दैट प्रोसेस शुड बी स्लो,
वो कैसी हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। अगर आपने हाइट कम कर दी तो फास्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? इसका क्या मतलब है कि अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर कम है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू अगर कम है तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू अगर ज्यादा है बेटा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, या प्रोसेस क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब सवाल यह है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू ज्यादा कब होगी, कब एनर्जी बढ़ जाएगी? अब ये देखिए आप, कब एनर्जी बढ़ेगी? इधर देखिए आप, आपको समझ में आएगा, देखते से बने समझ में आएगा। देखो ये OH तो अटैक करने वाला है इस कार्बन पे, OH क्या करने वाला है? इस कार्बन पे अटैक करने वाला है। अगर ये कार्बन हिंडर्ड है, ये कार्बन क्या है बेटा? हिंडर्ड है, उसके आजू बाजू क्या है? क्राउडिंग है। अगर क्राउडिंग होगा तो इस OH को यहां पे पहुंचने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। समझ में आ रहा है ना आपको? अरे अगर ये कार्बन एटम अगर ज्यादा हिंडर्ड है, क्राउडेड कार्बन एटम है, तो इसका OH माइनस को यहां पे पहुंचने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी ना, और ज्यादा एनर्जी लगेगी तो ट्रांजिशन स्टेट की जो हाइट है वो बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना आपको कि बेटा ये प्रोसेस कब स्लो होगी? जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा होगी। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कब ज्यादा होगी? जब बेटा जिस कार्बन पे अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल को वो हिंडर्ड होगा। वो क्या हो जाएगा? हिंडर्ड। समझ में आ रहा है ना? तो बेटा यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? बोलो। यहां पे हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, EA, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EA। इसका क्या मतलब है? अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, कम हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब बताइए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कब बढ़ेगा? जब क्राउडिंग बढ़ेगा। समझ में आ रही है ना बात है आपको? हिंड्रेंस बढ़ेगा। क्राउडिंग को हम क्या कहते हैं? हिंड्रेंस। समझ में आ रहा है? पहले देख लीजिए आप, मतलब अगर यहां पे हिंड्रेंस बढ़ा, क्या हो जाए बेटा? हिंड्रेंस। हिंड्रेंस अगर बढ़ा, इधर देख लीजिए आप, अगर हिंड्रेंस बढ़ा तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ेगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर बढ़ा तो क्या बढ़ जाएगा? क्या घट जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। मतलब जितना हिंड्रेंस होगा, हिंड्रेंस का मतलब है क्राउडिंग, क्राउडिंग जितना ज्यादा होगा, एनर्जी ऑफ, आपको पूछा जाएगा कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किस पे डिपेंड करती है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिपेंड करती है क्राउडिंग पे। जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा उतनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और जितनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा हो जाएगी बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? बेटा सिंपल रिएक्शंस है। सो दिस आर द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब सवाल यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? इस रिएक्शंस का, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? तो इधर देखिए आप, कैसे डिसाइड करेंगे हम? वो देखेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स। किससे देखेंगे बेटा? केमिकल काइनेटिक्स से। अब देख लीजिए आप, केमिकल काइनेटिक्स बना देता हूं। पहले एक एग्जांपल बता देता हूं इसका, पहले एक एग्जांपल देखिए आप, बाद में आपको केमिकल काइनेटिक्स भी बताता हूं इस रिएक्शंस का। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप, ये है CH3, ये है मेरे पास में CH3 बॉन्ड Br, CH3 बॉन्ड Br प्लस, प्लस क्या लिया हमने यहां पे? OH माइनस, OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ DMSO, इन प्रेजेंस ऑफ DMSO, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट देख के बता सकते हो कि आप कौन सी रिएक्शन होने वाली है करके, SN1 होने वाली है या SN2 रिएक्शन होने वाली है। समझ में आ रही है बात है आपको? कौन सी रिएक्शन होगी? SN2 रिएक्शन। तो बोलो यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा OH और यहां पे हो जाएगा CH3 और प्लस क्या हो जाएगा? Br माइनस। क्या हो जाएगा? Br माइनस। अब इस रिएक्शन में जो रेट होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथिल ब्रोमाइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथिल ब्रोमाइड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि स्लो स्टेप में ये दोनों काम करते हैं। आपने देखा है, मैंने अभी जो स्लो स्टेप बताया आपको, ये स्लो डिटरमिनिंग स्टेप, जितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन उतने रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। दोबारा से सुनो, स्लो स्टेप बोले तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं बेटा, उतने ही रिएक्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। समझ में आई बात? यहाँ पे देखो, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि स्लो स्टेप कौन सी है। ये देखिए, ये स्लो स्टेप है। इस स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व है बताइए जरा आप मुझे? 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व है या नहीं है? देखो, एक तो ये हो गया, एक तो ये रिएक्टेंट हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? OH। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों पे डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है ना? अरे यार, SN1 रिएक्शन में हमने देखा था कि स्लो स्टेप सिर्फ एक ही थी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में सिर्फ एक ही तो रिएक्टेंट था, दैट इज टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड।
तो टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड एक ही रिएक्टेंट के ऊपर क्या हुआ था, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा था। दूसरी जो स्टेप थी दैट इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकैटायन, वो तो फास्ट थी ना, वो क्या थी, फास्ट थी। तो क्या OH माइनस या न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा था उसमें, नहीं ना, तभी तो SN1 रिएक्शन बोला। लेकिन इसमें देखो जो स्लो स्टेप इन्वॉल्व है, आपको बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ पे बेटा एक साथ में बॉन्ड बन भी रहा है और टूट भी रहा है ना, तो दोनों रिएक्टेंट इन्वॉल्व है ना, यहाँ पे मिथिल ब्रोमाइड भी है और अल्को OH भी है, मिथिल ब्रोमाइड और दोनों क्या है, OH है, ये दोनों के दोनों स्लो स्टेप में है ना। तो जितने इंटरमीडिएट, जितने रिएक्टेंट बेटा स्लो स्टेप में होते हैं उतने रिएक्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो कितने स्लो स्टेप में रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, 2 है ना, जितने दिखाई दे रहे उतने। तो बेटा रिएक्शंस क्या होने वाली है, सेकंड ऑर्डर होने वाली है, रिएक्शंस क्या होने वाली है, सेकंड ऑर्डर। मतलब देखो इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शंस मिथिल ब्रोमाइड के ऊपर भी डिपेंड करेगा और OH माइनस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन दी बोथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथिल ब्रोमाइड एज वेल एज दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो लिख दू यहां पे रेट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शंस, क्या बोल रहे हैं हम, बोलो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन, बोलो डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंड ऑन concentration of बोलो concentration of both reactant, that is concentration of both reactant, concentration of both reactant कौन कौन से हैं, that is बोलो, that is concentration of methyl bromide as well as the OH minus, hence ये क्या रिएक्शन हो जाएंगे बेटा, hence it is क्या हो जाएगी, बायमोलिकुलर, क्या हो जाएगी, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेंस इट इज अ बायमोलिकुलर। हमने SN1 में देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, दैट इज टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अगर आपने टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जा रहा था। टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा था बेटा, हाफ हो रहा था। अब यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपने मिथिल ब्रोमाइड का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है, डबल होने वाला है। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डबल होगा। क्यों बेटा, अगर आपने दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम, क्या हो जाएगा, 4 टाइम। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर इन SN2 रिएक्शन if the concentration of both reactants should be double then the rate of reaction is double, remain constant, remain half, या फिर बेटा क्या होने वाला है, 4 टाइम। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 टाइम। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देखिए। लेकिन ये कब आप इससे डील कर पाओगे, जब आपको पता होगा कि SN2 रिएक्शंस को बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों कहते हैं, या फिर बेटा इसे सेकंड ऑर्डर क्यों कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस, सेकंड ऑर्डर, क्योंकि इस रिएक्शंस में दो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे क्या डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, या फिर क्या बोलेंगे इसे, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर है अभी आपको? तो देखो दिस आर द विच रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, दैट इज द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। KOH ले सकते हो आप, यहाँ पे क्या ले सकते हो, डायरेक्ट, दैट इज KOH। यहां पे क्या निकल जाएगा बाहर, बोलो, दैट इज KBr बाहर निकल जाएगा। KBr क्या निकल जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा। तो देख लीजिए आप, ये जो रिएक्शन है बेटा, इस रिएक्शन को कहते हैं हम SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। समझ में आ गई बात? सबसे पहले बताइए यहाँ पे हमने जो लिविंग ग्रुप लिया है वो बैड लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है बेटा, ये बैक से अटैक करेगा। और बैक से अटैक करने के लिए इसे स्ट्रांग होना पड़ेगा कि वीक होना पड़ेगा, बोलो यहां से मुझे एक बात बताइए, इसे स्ट्रांग होना पड़ेगा या वीक होना पड़ेगा? अरे स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्यों स्ट्रांग होना पड़ेगा? क्योंकि यहां पे जो चेयर पे बैठा है बेटा वो उठने के लिए तैयार नहीं है। समझ में आ रही ना बातें आपको? तो ये अगर उठने के लिए तैयार नहीं है बेटा यहां से, तो उसको उठाने के लिए जो न्यूक्लियोफाइल है उसे क्या होना पड़ेगा, स्ट्रांग। अगर वो कमजोर हो जाए तो रिएक्शन काम होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। समझ में आ रही ना बातें आपको? अगर यहाँ पे कोई बैठा हुआ है बेटा, इसे उठने के लिए तैयार नहीं है, तो ये बैड लिविंग ग्रुप है। तो जो आने वाला जो ग्रुप है वो क्या चाहिए, इनकमिंग ग्रुप चाहिए, जो स्ट्रांग चाहिए। या तो फिर क्या होना चाहिए बेटा, पता है, उसके जो आसपास के जो पड़ोस के जो एटम्स है, नेबरिंग, समझ में आ रही है आपको, आसपास के जो नेबरिंग एटम्स है वो उसको उकसाए उठने के लिए।
उसे तो कहते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शंस। समझ में आ रही है ना बातें आपको? पॉसिबिलिटी एनजी वही बोला है, दैट इज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन, कि साइड वाले उसके आजू बाजू वाले उनको बोला जैसा लगे कि हमारा जो आने वाला जो इनकमिंग ग्रुप है वो उनके ज्यादा करीब का हो, तो इसे उठाने की फिराक में रहेंगे ना, वो उसे उठा देंगे और सामने वाले को बिठा देंगे, उसे कहते हैं दैट इज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। क्लियर है बात यहां पे? तो आपको बात समझ में आ रही है कि न्यूक्लियोफाइल को क्या होना पड़ेगा? स्ट्रांग होना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल को क्या होना पड़ेगा? स्ट्रांग होना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? और ये जो अल्किल हैलाइड है ये लेस क्राउडेड चाहिए या मोर क्राउडेड चाहिए? लेस क्राउडेड। लेस क्राउडेड क्यों रे बेटा? अगर ये मोर क्राउडेड होगा तो क्या बढ़ेगा? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ जाएगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ जाएगा तो रेट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब देख लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा, चाहे SN1 हो या SN2 हो। समझ में आ गई बात यहां पे? और दूसरी बात क्या बोला है? अगर मोर क्राउडेड हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मोर क्राउडेड हुआ तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कौन सी रिएक्शन के लिए? SN2 रिएक्शंस के लिए। क्लियर है बात यहां पे? आपको बात समझ में आ रही है ना? चलिए बात करते हैं बेटा कौन कौन से फैक्टर है जो इसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। इधर देख लीजिए आप, एक एक करके डील करेंगे हम। दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग दी विच रिएक्शंस? बोलो। SN2 रिएक्शंस। SN2 रिएक्शंस पे कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं बेटा? अफेक्ट करते हैं। इधर देख लीजिए, सबसे पहला फैक्टर क्या है? सबसे पहला फैक्टर है लिविंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप? लिविंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप? लिविंग ग्रुप। अब सबसे पहला फैक्टर देख लीजिए आप, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप से पहले हम बात करते हैं, चलिए लिविंग ग्रुप बात करेंगे, बाद में स्टेरिक हिंड्रेंस भी बात करेंगे। पहला ग्रुप है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बोलो I- अच्छा लिविंग ग्रुप होता है किससे? Br- से। Br- अच्छा लिविंग ग्रुप होता है Cl- से। Cl- F- से। क्या होता है? F- से। अब एक बात और सुन लीजिए आप, अगर बेसिक नेचर अगर बढ़ा, कौन सा नेचर? बेसिक नेचर किसका? लिविंग ग्रुप का। अगर लिविंग ग्रुप का बेसिक नेचर अगर बढ़ा बेटा तो लिविंग टेंडेंसी कम हो जाती है। इधर देख लीजिए, बेसिक नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप इंक्रीजेस टेंडेंसी ऑफ लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप, और टेंडेंसी दैट इज टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप, टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप टू लिव, वो क्या हो जाएगी बेटा? पता है आपको? वो कम हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए आपको पता है कि फ्लोराइड जो माइनस होता है वो ज्यादा बेसिक होता है आयोडाइड माइनस से। समझ में आ रही है ना बातें आपको? मुझे एक बात बताइए, बेसिसिटी किसको कहते हैं? बेसिक नेचर किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन देने को। जो बेटा अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है उसे हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। अब आपको पता है कि बेस अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देना चाहता है, न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देना चाहता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बेस। जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है उसे क्या कहते हैं बेटा? बेस। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं ना, लेकिन मुझे एक बात बताइए, इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी है? F- की, क्योंकि F- छोटा है। F- क्या है? छोटा है। अरे F- की साइज क्या है बेटा? छोटी है। और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो ज्यादा देर तक नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर बर्दाश्त करेगा क्या? वो नहीं, कोशिश करेगा जब कभी भी मौका मिले इलेक्ट्रॉन दे दे, जब कभी भी मौका मिले इलेक्ट्रॉन दे दे। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये बेटा इसकी बेसिसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। अगर इसकी बेसिसिटी ज्यादा है तो लिविंग टेंडेंसी कम हो जाएंगी। वही तो बोला है ना मैंने आपको कि लिविंग ग्रुप का जो ये बेटा लिविंग टेंडेंसी है I- की ज्यादा होती है किससे? Br- से। Br- की ज्यादा होती है Cl- से। Cl- की ज्यादा होती है F- से। समझ में आया या नहीं आया? आ गया सबको समझ में? तो बेटा ये लिविंग ग्रुप होगा। ये क्या होगा? लिविंग ग्रुप। दूसरा फैक्टर देख लीजिए आप, दूसरा फैक्टर देखिए आप। दूसरा फैक्टर है बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। मुझे एक बात बताइए, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है क्राउडिंग। यहां पे क्या बोल रहे हैं हम उसको? क्राउडिंग। अब बताइए क्राउडिंग बढ़ा तो रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्राउडिंग इंक्रीज दे रेट डिक्रीजेस। क्राउडिंग इंक्रीजेस रेट डिक्रीजेस। मतलब जो अल्किल हैलाइड है वो मोर हिंडर्ड चाहिए या लेस हिंडर्ड चाहिए? लेस हिंडर्ड। मतलब छोटा चाहिए आप। छोटा मतलब क्या होना चाहिए? छोटा मतलब क्या होना चाहिए बेटा? या तो इधर देखिए आप, ये हो जाए CH3X हो जाए, या तो क्या हो जाए बेटा? CH3X हो जाए। क्या हो जाए? CH3X हो जाए। इससे छोटा दैट इज या तो प्राइमरी हो जाए, सॉरी इससे बड़ा प्राइमरी हो जाए, प्राइमरी से बड़ा क्या हो जाए? सेकेंडरी हो जाए। और इसके लिए तो बहुत कम रिएक्टिविटी रहेगी। समझ में आ रही है ना बातें आपको? SN2 रिएक्शन बेटा सबसे ज्यादा कौन बताएगा? मिथिल हैलाइड।
मिथिल हैलाइड के लिए रेट ऑफ रिएक्शन SN2 रिएक्शन का बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा? बहुत ज्यादा, क्योंकि ये लेस हिंडर्ड है। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बेटा ये बहुत हिंडर्ड्स है, बहुत कम हिंडर्ड्स है। देख लीजिए आप, इसको तीनों के तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जो कि बेटा छोटे छोटे एटम है। आने वाले न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा रिपेल करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। आने वाले न्यूक्लियोफाइल को बेटा ज्यादा रिपेल करेंगे क्या? नहीं करेंगे। आपको बात समझ में नहीं आ रही है क्या? एग्जाम्पल लेके बताओ, एग्जाम्पल लेके बताओ। जैसा मैंने ये बताया आपको कि यहाँ पे रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है बेटा, लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी है वो I- की ज्यादा रहेगी। मतलब सुन लीजिए कि इस रिएक्शंस के लिए अल्किल आयोडाइड ज्यादा सुटेबल होगा किसके बजाय? अल्किल ब्रोमाइड की बजाय अल्किल ब्रोमाइड ज्यादा सुटेबल होगा अल्किल क्लोराइड से, अल्किल क्लोराइड ज्यादा सुटेबल होगा अल्किल फ्लोराइड से। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यही तो बता रहा हूं ना आपको मैं। फॉर सेम अल्किल ग्रुप, फ्रॉम सेम अल्किल ग्रुप। ये फॉर बेटा ये जो ऑर्डर है ये सेम अल्किल ग्रुप के लिए है, फॉर सेम अल्किल ग्रुप। आपको कई बार ऑर्डर भी पूछ ली जाएगी, कई बार आपको ऑर्डर भी पूछ ली जाएगी कि बताइए SN2 रिएक्शंस के लिए अल्किल हैलाइड की ऑर्डर क्या है? अल्किल आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्किल ब्रोमाइड से, अल्किल ब्रोमाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्किल क्लोराइड ज्यादा, अल्किल फ्लोराइड से, अल्किल फ्लोराइड से। समझ में आ रहा है ना? अल्किल आयोडाइड क्यों? क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। सिमिलरली अगर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में अगर बात करें हम, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में बात करें, सर्वेश इधर देख बेटा, तो बेटा ये जो मिथिल हैलाइड है ये ज्यादा रिएक्टिव हो गए किससे? सेकेंडरी हैलाइड से। सेकेंडरी हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव हो गए टर्शरी हैलाइड से। मतलब यहां पे देख लीजिए कि टर्शरी हैलाइड तो रिएक्शन ही नहीं देगा, टर्शरी हैलाइड रिएक्शन देगा कि यहां पे नहीं देगा। आप एग्जांपल ले सकते हो ना यार, इधर देखिए आप, चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल इधर देखिए आप, यहां पे देखिए हमने क्या किया, ये देखिए ये मेरे पास में है CH3Cl। CH3Cl ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे? बोलो बोलो ना यार, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl से, सही है ना? SN2 रिएक्शंस के लिए CH3 मिथिल क्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे? इथिल क्लोराइड से, क्योंकि इथिल क्लोराइड बड़ा ग्रुप हो गया ना, इथिल ग्रुप बड़ा हो गया ना बेटा। प्राजक्त देख बेटा, ये इथिल ग्रुप बड़ा है और ये मिथिल ग्रुप क्या है? छोटा है। तो यहां पे अटैक आसानी से हो जाएगा, यहां पे अटैक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर और भी अगर आपने हिंडर्ड बना दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 बॉन्ड CH, ऊपर बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड Cl, तो देखो ना ये ज्यादा हिंडर्ड हो गया ना, ये क्या हो गया? और ज्यादा हिंडर्ड हो गया। मतलब अब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और मुश्किल हो गया, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया? और मुश्किल हो गया। तो इसकी रिएक्शंस कम होगी, इसकी रिएक्शंस क्या होगी? कम होगी। समझ में आ रहा है? और इससे भी कम रिएक्शंस कहां पे होगी? CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड Cl। समझ में आया या नहीं आया? अरे देखो ना यार, ये क्या है? 1 डिग्री है, ये भी क्या है? 1 डिग्री है, लेकिन बेस्ट 1 डिग्री ये है ना, ठीक है? ये दोनों 1 डिग्री है बिल्कुल है, लेकिन ये कम मतलब लेस हिंडर्ड 1 डिग्री है। ये तो क्या है? ये तो 2 डिग्री है। ये तो क्या हो गया बेटा? 3 डिग्री होगा। ये तो रिएक्शन ही नहीं देगा, ये तो रिएक्शन ही नहीं देगा। क्लियर है बात यहां पे? जैसे कि अब मुझे एक बात बता दीजिए, कहां पे रिएक्शन फास्ट हो? मैं 4 कंपाउंड बताता हूं आपको, बस मुझे बता दीजिए इन चारों में रिएक्शन फास्ट कहां पे होगी। ये मेरे पास में पहला है एक कंपाउंड ए, चलो मैं इसे ए कह देता हूं, और दूसरा कंपाउंड ये वाला जो है इसको कंपाउंड बी कह देता हूं, और ये वाला इधर देखिए आप, ये कंपाउंड 3 है, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? यहां पे 3 हो जाएगा। और चौथा कंपाउंड, चलिए ये देख लीजिए आप, चौथा कंपाउंड ये हो जाएगा। बस मुझे बता दीजिए इसमें से मोर रिएक्टिव कौन सा रहेगा? डी रहेगा। मोर रिएक्टिव कौन सा रहेगा? डी। क्यों डी है? क्योंकि 1 डिग्री है। वो क्या है? 1 डिग्री है, सही है ना? ये 1 डिग्री है, इस वजह से तो क्या रहेगा बेटा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा 1 डिग्री। और ये बाकी के सारे कौन से हैं? देखो ये कौन सा है? 3 डिग्री। ये कौन सा है? 2 डिग्री। ये क्या रहेगा? समझ में आ रहा है ना आपको? तो इसके लिए अगर मैं रेट अगर पूछ लूं आपसे, तो बताइए सबसे ज्यादा रेट किसका होगा बेटा? डी का होगा। डी से कम कौन होगा? डी से कम सी होगा क्या? देख लीजिए आप, इधर देखो आप, आराम से देखिए आप, आपको एक बात तो समझ में आ गई कि डी का रेट SN2 रिएक्शन के लिए ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो 1 डिग्री है। और ए का रेट जो है, ए का रेट सबसे कम होगा। ए का रेट क्या होगा बेटा? सबसे कम होगा, क्योंकि वो क्या है? 3 डिग्री है। वो क्या है? 3 डिग्री है। बस इन दोनों में देखना है आपको। बताइए इन दोनों में ए, सुनिएगा आप, इन बी में और सी में मोर रिएक्टिव कौन सा रहेगा? बी और सी में मोर रिएक्टिव कौन सा रहेगा? बी क्यों रहेगा? बेटा पास है CH3, ये बड़ा ग्रुप है ना, ये बड़ा ग्रुप है CH3।
CH3 क्या है, बड़ा ग्रुप है, तो ये न्यूक्लियोफाइल को आने देगा कि इसके पास आसानी से? नहीं, रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो बेटा C ज्यादा रिएक्टिव होगा, किससे? C, क्योंकि देखो ना C एकदम अपोजिट है ना। मुझे एक बात बताइए, जब न्यूक्लियोफाइल आना है, न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा रे? यहां पे अटैक करेगा ना न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा तो क्या उसके अड़ोस पड़ोस में कोई हिंड्रेंस नजर आ रहा है? नहीं ना। अरे यार देखो, पड़ोसी भी क्या करते हैं? हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। समझ में आ रही ना बातें आपको? बीटा कार्बन पर अगर बीटा कार्बन भी हिंडर्ड है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। देखो, जिस कार्बन को आयोडाइड जुड़ा हुआ है या जिस कार्बन को हैलोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन है। कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो बीटा कार्बन। अगर बीटा भी हिंडर्ड है बेटा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। यहां पे देखो, ये बीटा जो है, ये बीटा को क्या जुड़ा हुआ है? देखिए ना यार, इधर देखो आप, ये जो है थोड़ा सा इधर देखिए आप, ये अल्फा कार्बन है, ये कौन सा है बेटा? बीटा। बीटा हिंडर्ड है ना, तो बीटा क्या करेगा? आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? अरे समझ में आ रहा है ना रे, कि बीटा क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए बेटा डी का रेट ज्यादा होता है सी से, और सी का रेट ज्यादा होता है बी से, और सबसे कम रहेगा ए का रेट। किसका रहेगा? ए का रेट रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? अभी मैंने क्या बोला आपको कि बीटा भी हिंडर्ड अगर हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, एकदम से समझ में आ जाएगा। CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड I। एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किससे? इससे। CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड I। यहां पे देखिए आप, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कौन सा है बेटा? अल्फा। ये कार्बन कौन सा है? बीटा। ये वाला कार्बन कौन सा है बोलो? अल्फा। ये कार्बन कौन सा है? बीटा। ये कार्बन कौन सा है? गामा। मैंने बीटा बोला आपको, बीटा हिंडर्ड नहीं होना चाहिए। गामा, डेल्टा, इना, मिना, डिका, वो आगे कुछ भी हुए तो चलता, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो हिंडर्ड हुए तो चलेगा, लेकिन बीटा कार्बन हिंडर्ड नहीं चाहिए आपको। अगर बीटा कार्बन अगर हिंडर्ड हो गया तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पहली बात तो अल्फा तो हिंडर्ड चाहिए नहीं, अल्फा तो हिंडर्ड नहीं चाहिए, लेकिन अल्फा का जो पड़ोसी है बेटा बीटा, वो भी हिंडर्ड नहीं चाहिए। हिंडर्ड समझ में आ रहा है ना? क्राउडिंग नहीं चाहिए उसके पास में। अगर उसके पास में क्राउडिंग हो जाएगी ज्यादा तो बेटा न्यूक्लियोफाइल को उसके पास आने में मुश्किलात आएगी, तो नहीं आएगा फिर, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रही ना बातें आपको? क्लियर है बात यहां पे? तो अब ये जो कंपाउंड ए है और ये कंपाउंड बी है, तो बी का रेट ज्यादा होगा बेटा किससे? ए से, क्योंकि इसका बीटा कार्बन क्या है? हिंडर्ड है। एप्लीकेशन आते हैं इसके ऊपर, ये ज्यादा बी जो है हिंडर्ड है, यहां पे बी हिंडर्ड नहीं है बीटा। यहां पे बीटा हिंडर्ड है क्या? नहीं है। देखो ना, छोटे छोटे दो हाइड्रोजन तो जुड़े हुए यार। यहां पे गामा हिंडर्ड है, लेकिन गामा से कोई मतलब नहीं है हमें। गामा से कोई मतलब है क्या? नहीं है। सिर्फ हमें क्या चाहिए? बीटा हिंडर्ड नहीं चाहिए। तो बीटा अगर हिंडर्ड हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गामा, डेल्टा, आगे के कोई भी कार्बन हिंडर्ड हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सो दैट इज द स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस। नेक्स्ट फैक्टर देख लीजिए आप। नेक्स्ट फैक्टर देखो बेटा, नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या हो जाएगी? न्यूक्लियोफिलिसिटी। नेक्स्ट फैक्टर देखो, तीसरा फैक्टर न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी? बोलो बोलो ना। दैट इज हाउ क्विकली न्यूक्लियोफाइल गेट अटैक। न्यूक्लियोफाइल कितने आसानी करता है किसके ऊपर? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर। उसे कहते हैं हम उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अगर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? बेटा अगर न्यूक्लियोफाइल अगर अच्छा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। अब अच्छा न्यूक्लियोफाइल कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा रखता हो। जब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इधर देख लीजिए आप, जिस तरीके से हमने बोला है, हाँ इधर देखिए आप, तो बेटा दैट इज, इधर देखिए I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। नहीं 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 नहीं, I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है किससे? Br माइनस से। Br माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है Cl माइनस से, F माइनस से। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ये बात आप दिमाग में रखिए कि ये कब? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन अगर आपने इसे चेंज कर दिया, पोलर प्रोटिक कर दिया,
तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? सॉल्वेंट का भी इंपैक्ट होता है ना, अभी बताऊंगा ना आपको सॉल्वेंट का कैसे इंपैक्ट होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी समझता है ना आपको, जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसका क्या मतलब है कि दैट इज रेट, इसका मतलब है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ना। अरे जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा न्यूक्लियोफाइल का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा उतना ज्यादा होगा, अभी तो बताया ना यार। और जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी उतनी ज्यादा होगी, और जितनी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी उतना रेट क्या होगा ज्यादा होगा। तो वही तो बता रहा हूं आपको कि अगर I माइनस लिया आपने बेटा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में, DMSO में, DMF में, DMA में, क्राउन ईथर में या THF में, टेट्राहाइड्रोफिरॉन में, तो बेटा ये ऑर्डर होगी किसकी? न्यूक्लियोफाइल की। I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा Br माइनस से, Br माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा Cl माइनस से, Cl माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा F माइनस से। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आपने सॉल्वेंट चेंज कर दिया, तो ऑर्डर चेंज हो जाएंगे, उल्टी हो जाएंगे एकदम। F माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा किससे? Cl माइनस से, Br माइनस और I माइनस। लेकिन कब? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रोटिक सॉल्वेंट, PPS, वेरी गुड, दैट इज द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है ना? तो बेटा सॉल्वेंट का भी इंपैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? सॉल्वेंट का इंपैक्ट दिख रहा है ना आपको कि सॉल्वेंट चेंज कर देने से ऑर्डर रिवर्स हो जा रही है ना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये ऑर्डर होगी और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में ऊपर वाली ऑर्डर होगी। मतलब इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट भी होता है। कैसे होता है इधर देखिए, आप बताता हूं आपको सॉल्वेंट का इंपैक्ट कैसे होता है, वही तो बता रहा हूं ना आपको। फोर्थ सॉल्वेंट क्या ले लिया हमने? सॉल्वेंट, इंपैक्ट ऑफ सॉल्वेंट। चलो जैसे कि हम क्या लेते हैं, मुझे एक बात बताइए, SN2 रिएक्शंस के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है या पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है उसे। बोल रहा हूं ना यार, चिल्ला के बोल रहा हूं कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शंस को क्या करता है? फेवर करता है। समझ में आ रही है? और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है बेटा? उसे फेवर नहीं करता है। देखो हम देते हैं सावरकर, इधर देख बेटा, हमने क्या किया बेटा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, जैसे कि DMSO। क्या ले लिया? DMSO। देखो DMSO क्या होता है? डाइमिथिल सल्फॉक्साइड, CH3 बॉन्ड S, सामने बॉन्ड CH3, ऊपर डबल बॉन्ड क्या है? O है। यहां पे देखो, यहां पे ये है न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अरे है या नहीं है? है न्यूक्लियोफाइल। अब मुझे एक बात बताइए, ये वाला देखिए आप, ये वाला देखिए, ये क्या है? निगेटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो सल्फर है ये बड़ा एटम है, ये सल्फर क्या है? बड़ा एटम है ना? बड़ा साइज बड़ी है उसकी, ऑक्सीजन से तो बड़ी है, ऑक्सीजन से क्या है? बड़ी है। तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। लेकिन ऑक्सीजन छोटा है, चार्ज डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। चार्ज डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। अब ये जो OH माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? तो बताइए इसके पास आएगा या नहीं आएगा? रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा। समझ में आ रहा है ना आपको? अरे यार, ये जो सॉल्वेंट है DMSO, ये OH माइनस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अरे रिपेल करेगा। ये क्या करेगा बेटा? इसे रिपेल करेगा। अरे समझ में आया या नहीं आया? ये क्या करेगा? इसे DMSO क्या करेगा? रिपेल्ड। क्या करेगा? रिपेल्ड। मतलब ये इसके पास आएगा या इससे दूर जाएगा? दूर जाएगा। किस लिए? ये बोलेगा मेरे पास मत आ भाई, तू किसके पास जा? सबस्ट्रेट के पास जा, मिथिल ब्रोमाइड के पास। समझ में आ रही है ना बातें आपको? मतलब ये जो DMSO है अपने पास नहीं आने देगा न्यूक्लियोफाइल को, वो बोलेगा बेटा कि तू किसके पास जा? मिथिल ब्रोमाइड को। मतलब मिथिल ब्रोमाइड की तरफ उसे पुश करेगा। समझ में आ रहा है ना? अगर इसकी इच्छा नहीं होगी जाने की तो ये उसे पुश करेगा। समझ में आ रहा है? ये उसे पुश करेगा। अगर ये उसे पुश करेगा किसकी तरफ? मिथिल ब्रोमाइड की तरफ, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। इसलिए मैंने बोला था आपको कि दैट इज पोलर, क्या बोला था? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्ड बाय, क्या बोला था? बोलो बेटा, फेवर्ड बाय विच रिएक्शंस? SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन को पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं बेटा? फेवर करते हैं। क्या करते हैं? फेवर करते हैं। अब सवाल यह है, आपने पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया तो क्या होगा? आपको बात समझ में आ रही है ना? हमें क्या करना है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है मिथिल ब्रोमाइड के ऊपर। तो हम सारी कोशिशें कर रहे हैं। मिथिल ब्रोमाइड जो है, ये अल्किल हैलाइड जो ले रहे हैं वो लेस हिंडर्ड ले रहे हैं, उसमें जो आयोडाइड एटम ले रहे हैं, अच्छा लिविंग ग्रुप ले रहे हैं वहां पे, और जो अल्किल ग्रुप है वो लेस हिंडर्ड ले रहे हैं।
और क्या कर रहे हैं, रिएक्शन हमने तो ठान ली है कि रिएक्शन कराना ही है, तो साथ ही साथ हम डीएमएसओ ले रहे हैं। डीएमएसओ क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा। डीएमएसओ क्या करा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। बेटा समझ में आ रहा है ना, न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब सवाल ये है कि अगर आपने पोलर सॉल्वेंट ले लिया, कौन सा सॉल्वेंट ले लिया, पोलर सॉल्वेंट, तो देखो बेटा पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, ये देखिए यहां पे हमारे पास में है OH माइनस, ये क्या है बोलो, ये OH माइनस है, OH माइनस है। जैसे कि हमने पोलर सॉल्वेंट ले लिया यहां पे वाटर, क्या ले लिया, वाटर, जैसे कि क्या ले लिया बेटा, वाटर H2O, क्या ले लिया हमने, H2O ले लिया, क्या ले लिया यहां पे बोलो, H2O ले लिया, क्या ले लिया, H2O ले लिया। अब मुझे एक बात बताइए, H2O में जो ऑक्सीजन होता है, H2O में जो ऑक्सीजन होता है वो पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। तो ये थोड़ा हमने उल्टा लिख दिए, इसे थोड़ा सही करा देते हैं। इधर देखिए आप, इसे थोड़ा सही कराना पड़ेगा, क्योंकि ये जो OH है, OH क्या है बेटा, निगेटिव है, तो किसे अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा ना। अरे किसे अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये देखो ये H है, ये O है और ये H है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है। ये वाटर एक, ये दूसरा वाटर और ये तीसरा वाटर, इस तरीके से क्या रहेंगे बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे, क्या रहेंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब आप ही देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल को कैसे अट्रैक्ट करेगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना ये। अरे ये वाला कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को, ओम न्यूक्लियोफाइल को कहां जाना है, मिथिल ब्रोमाइड के पास। न्यूक्लियोफाइल को कहां पे जाना था, मिथिल ब्रोमाइड के पास जाना था, मिथिल ब्रोमाइड के ऊपर अटैक करना था। लेकिन पोलर प्रोटिक कैसा सॉल्वेंट क्या करेगा, अपने साथ ही रिएक्शन करा देगा, उसी खुद के साथ ही रिएक्शन करा देगा। मतलब जाने देगा क्या, नहीं जाने देगा ना, उसे अट्रैक्ट करेगा, उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहां पे क्या हो रहा है बेटा, अट्रैक्शन हो रहा है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जब ले रहे हैं हम यहां पे, तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, उसके साथ ही सॉल्वेटेड हो जा रहा है। अब सॉल्वेटेड हो जाएगा, समझ में आ रही ना बातें आपको, चारों ओर से बेटा वाटर मॉलिक्यूल OH माइनस को घेर लेंगे, चारों ओर से वाटर मॉलिक्यूल को, वाटर OH माइनस को वाटर मॉलिक्यूल अगर घेर लेंगे तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी ना, मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि बड़ा हो जाएगा मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बड़ा, पहले छोटा था, पहले क्या था, वो छोटा था ना, OH माइनस छोटा ग्रुप है बेटा। और ये डीएमएसओ भी उसे क्या कर रहा था, अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, रिपेल कर रहा था, अपने पास नहीं आने दे रहा था, उसे बोल रहा था कि मिथिल ब्रोमाइड के ऊपर अटैक कर। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो OH माइनस है, OH माइनस को चारों ओर से कौन सराउंड कर रहा है, अरे कौन सराउंड कर रहा है, अरे वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल अगर उसे सराउंड कर लेंगे तो गुच्छा बना लेंगे ना, एक बड़ा सा, बल्कि हो जाएगा। अगर वो बल्कि हो जाएगा तो उसकी मोबिलिटी घट जाएगी ना, समझ में आ रही ना। एक जेंट मॉलिक्यूल है और एक दुबला पतला सा है, दुबला पतला जोर से भागेगा और जेंट मॉलिक्यूल को क्या होगी, तकलीफ होगी। तो बेटा वही तो बता रहा हूं ना कि साइज बढ़ जाएगी तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी गति कम हो जाएगी बेटा, गति कम हो जाएगी तो रेट कम हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, अरे समझ में आया या नहीं आया। सो दीज आर द फैक्टर दैट कैन बी अफेक्ट ऑन दी विच रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर है, स्टेरिक हिंड्रेंस, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। समझ में आ गई बात यहां पे। उसके बाद में हमने देखा रिएक्शन बढ़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा और कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, पोलर प्रोटिक के लिए कम हो जाएगा और पोलर अप्रोटिक के लिए क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया है नहीं आया। सो दिस आर ऑल अबाउट द विच रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायमोलिकुलर या यूनिमोलिकुलर, बायमोलिकुलर, सेकंड ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। बताइए इसमें जो कार्बन बनता है ट्रांजिशन स्टेट में वो टेट्रावैलेंट होता है कि पेंटावैलेंट, sp3 हाइब्रिडाइज होता है कि sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, प्लेनर होता है कि नॉन प्लेनर, प्लेनर होता है। समझ में आ गई बात। रिटेंशन होगा कि कॉन्फ्रिगेशन होगा, क्या दोनों होंगे, इन्वर्जन, 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्रिगेशन, और 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्रिगेशन को क्या कहते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन, वॉल्डन इन्वर्जन। मुझे एक बात बता दीजिए 2 मिनट में, बस ये बता दीजिए कि क्या ये अल्किल हैलाइड रिएक्शंस देगा या नहीं देगा, क्या ये SN2 रिएक्शंस देगा या नहीं देगा, बस मुझे इतना बता दीजिए ये जो मॉलिक्यूल है ये SN2 रिएक्शन देगा या नहीं देगा। एक और बता देता हूं, क्या ये SN2 रिएक्शंस देगा या नहीं देगा, बस बता दीजिए मुझे। ये जो कंपाउंड बना रहा हूं यहां पे बेटा, क्या ये SN2 रिएक्शंस देंगे या नहीं देंगे, क्या ये कंपाउंड SN2 रिएक्शंस देंगे बेटा या नहीं देंगे, बस मुझे इतना बता दीजिए।
क्या ये कंपाउंड SN2 रिएक्शंस देंगे या नहीं देंगे? बस ये 4 कंपाउंड है, ये A है, ये B है और ये C है और ये D है। बस बता दीजिए मुझे कि ये 4 कंपाउंड SN2 रिएक्शंस देंगे या नहीं देंगे। एक कंपाउंड और बना देता हूं, इधर देख लीजिए आप, बस मुझे बता दीजिए क्या कंपाउंड ये SN2 रिएक्शन देंगे या नहीं देंगे। पहला कंपाउंड SN2 रिएक्शन देगा या नहीं देगा? क्यों देगा? क्यों देगा? मुझे एक बात बताइए, ये जो कार्बन है क्या यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती है। मैंने क्या बोला था, विनिल क्लोराइड कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते। दे दे क्या? नहीं, तो ये आउट, ये एक्सेप्शन है SN2 रिएक्शंस के। These are the exception, आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा बेटा। These are the exceptions of which reactions? SN2 reactions, SN2 reactions, SN2 reactions के एक्सेप्शन है ये। क्या ये देगा? नहीं देगा। क्या ये देगा? ये भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अगर Cl निकल गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, और नेगेटिव आएगा तो यहां पे रेजोनेंस हो जाएगा। यहां पे क्या होगा? रेजोनेंस। ये देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि यहां पे भी क्या होने वाला है? रेजोनेंस। ये देगा क्या? नहीं देगा। मैंने बोला था आपको कि ये ब्रिज हेड कार्बन है, और ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होता है। बोला था कि नहीं बोला था? ब्रिज हेड कार्बन कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला अभी आपको? SN2 देने के लिए कार्बन एटम को, जिस कार्बन एटम को हाइड्रोजन अटैच है, उसे sp2 होना पड़ेगा, उसे प्लेनर होना पड़ेगा। लेकिन ये ब्रिज हेड कार्बन कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना आपको? ऐसे होता है ना ये। अरे ये प्लेन है, प्लेन को कैसे होता है? ऐसे होता है। समझ में आ रही है ना? ये प्लेन है और ये प्लेन को ऐसे होता है। प्लेनर होगा क्या? वो नहीं होगा, कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होगा। तो क्या ये देगा? नहीं देगा। क्या ये देगा? क्या ये देगा या नहीं देगा? कैसे देगा ये? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा ये? चलिए बता दीजिए क्यों नहीं देगा। क्यों नहीं देगा ये? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, दैट इज अ बीटा कार्बन हिंडर्ड है इसका। वही तो बोल रहा हूं मैं आपको, पढ़ा चुका हूं, दैट इज बीटा कार्बन हिंडर्ड है। बीटा कार्बन क्या है? हिंडर्ड है। समझ में आया है नहीं आया? क्लियर है अभी? इसके बाद में नेक्स्ट जो है वुड्स रिएक्शंस है, देन नेम रिएक्शंस है, वो कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है?